हेलो क्लास 8 एसएसटी में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं जो है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, है ना। इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन हो चुका है और उसमें मैंने इससे पहले वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं नेशनल मूवमेंट्स के बारे में, आज़ादी के लिए लड़ाई के बारे में, स्ट्रगल के बारे में कि किस तरह से आज़ादी मिली थी इंडिया को ब्रिटिशर्स से, है ना। तो मैंने ये बताया था कि अब लोगों को ये रियलाइज़ हो रहे थे कि ये जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो ठीक नहीं है। उन्होंने हर चीज़ पे कंट्रोल करके रखा हुआ था, पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिक हो चाहे सोशल हो, ये सारा ठीक नहीं है। तो उनको ये लग रहा था कि ये जो ब्रिटिश रूल जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये अंग्रेज़ लोग जब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, तब तक ये देश जो है हमारा नहीं हो सकता। ये इंडिया जो है इंडियंस के लिए नहीं बन सकते, ठीक है। तो इस तरह से ये रियलाइज़ हो रहे थे और कुछ ऐसे भी कुछ हादसे हुए जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए। जैसे कि आर्म एक्ट हुआ था, पास किया था उन्होंने 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट उन्होंने पास किया था 1878 में। फिर उन्होंने एल्बर्ट बिल को उन्होंने ये कर दिया था और विथड्रॉ कर दिया था 1883 में, है ना। तो ये सब क्या है मैंने आपको बताया था, फिर इसको मैं फिर से मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। ये सब हुआ था तो इस वजह से तो इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा भड़क गए और इसके बाद जो है कुछ एसोसिएशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड होना शुरू हो गया। उसमें से एक था इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्म्ड हुआ था दिसंबर के। उसमें 72 डेलीगेट्स थे, मेंबर्स थे, है ना। तो जो थे कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स के नाम भी मैंने आपको बताया था, है ना। उसमें जो ब्रिटिश एक रिटायर ऑफिसर था जिसका नाम था A.O. ह्यूम था, उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करने में, ठीक है। तो आज हम यहाँ से करेंगे आ नेशन इन द मेकिंग। यहाँ से हमने यहाँ तक किया हुआ है, अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक से, आ नेशन इन द मेकिंग। Moderate. First 20 years, Congress was moderate in its objective and methods. 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड हुआ है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक एसोसिएशन है जो इंडियंस के लिए फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है। उस पहले 20 सालों में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो डिमांड था या उसका ऑब्जेक्टिव था, उसका जो मकसद था, उसका जो डिमांड था, उसका जो काम करने का जो मेथड था, वो क्या था? मॉडरेट था। मॉडरेट यानी कि जिसमें फोर्स यूज़ नहीं होंगे, ठीक है, मॉडरेट थे, ठीक है। ग्रेटर वॉइस फ्रॉम इंडियंस, तो कुछ ऐसे उन्होंने कुछ डिमांड्स किए, सिर्फ उन्होंने डिमांड्स रखे पहले अंग्रेज़ों के सामने, ब्रिटिशर के सामने कुछ उन्होंने डिमांड्स रखे, ठीक है। ये इतना फोर्सफुल नहीं थे, मॉडरेट थे, ठीक है। तो उनके क्या क्या डिमांड्स थे? उन्होंने ये डिमांड किया, किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड किया कि जो गवर्नमेंट में भी जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, जिस पे अभी क्या कौन रूल कर रहा है, कौन चला रहा है, जिसको ब्रिटिशर्स चला रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इंडियंस को भी उसमें हक मिलना चाहिए, उन इंडियंस को भी कुछ कहने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी उनकी भी बातें सुननी चाहिए। ये उन्होंने एक डिमांड रखा। नेक्स्ट उन्होंने डिमांड रखा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो है, मेंबर्स जो है वो ज़्यादा कर दो, उसमें इंडियंस को ज़्यादा कर दो, ठीक है। ये एक डिमांड रखा उन्होंने। इंडियंस शुड बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट सिविल सर्विस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड इन इंडिया ऑल्सो। उन्होंने बोला कि अब तक क्या होता था, जो गवर्नमेंट में, जो डिपार्टमेंट में, जो ऑफिस में जो हाई पोस्ट होता था ना, जो बड़े बड़े पोस्ट होते थे, बड़े बड़े पोजीशन होते थे, वो सिर्फ ब्रिटिशर ही होते थे,
इंडियंस नहीं होते थे। बड़े जो पोस्ट पे सिर्फ ब्रिटिशर को रखा जाता था, इंडियंस को नहीं रखा जाता था। तो उन्होंने बोला, इंडियंस ने यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड किया कि इंडियंस को भी हाई पोजीशन जो है वो मिलना चाहिए गवर्नमेंट में। ठीक है, अब हाई पोजीशन मिलने के लिए क्या होना चाहिए, क्या करेंगे, एग्ज़ाम पास करना होगा। तो एग्ज़ाम जो है सिर्फ वो लंदन में होता था। वो एग्ज़ाम जो है सिविल सर्विस के एग्ज़ाम जो होता है ना, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है ना, वो सिर्फ लंदन में होता था। तो इंडियंस जो है चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी काबिल क्यों ना हो, वो लंदन नहीं जा पाते थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो उन्होंने ये डिमांड किया कि जो गवर्नमेंट में जो कुछ हाई पोजीशन जो है वो इंडियंस को भी मिलना चाहिए। तो उस पोजीशन पे रखने के लिए जो एग्जामिनेशन होता है, सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन होता है, वो इंडिया में भी होना चाहिए। उन्होंने ये डिमांड रखा। ठीक है, तो अदर डिमांड्स, कुछ और भी डिमांड्स थे। उन्होंने बोला कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग कर दो, सेपरेट कर दो। यानी कि जुडिशरी जो है ये गवर्नमेंट का क्या है, ऑर्गन से, गवर्नमेंट के पार्ट से। ठीक है, आर्म एक्ट जो है उसको आप खारिज कर दो, वापस ले लो। आर्म एक्ट में क्या होता था, जो इंडियंस जो है कोई आर्म्स नहीं रख सकते थे, ये परमिशन नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आर्म्स एक्ट को वापस ले लो। तो उन्होंने बोला कि हमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो होना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोला था ना, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट करके उन्होंने एक कानून पास किया था, जिसके तहत वो लोग क्या कर सकते थे, जो प्रिंटिंग प्रेस जो है उसको भी वो लोग जब्त कर सकते थे। उसको लोगों को जो अखबार अगर उसमें कोई डाउटफुल हो तो उन्होंने ये धमकी दिया था कि हम उनको अरेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ ऐसे डिमांड्स थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रखे, किसके सामने, ब्रिटिशर के सामने। ठीक है, raised number of economic issues like और बहुत सारे इकोनॉमिक के फील्ड में भी कुछ उन्होंने इश्यूज रखे। जैसे कि उन्होंने बोला रेवेन्यू जो है, टैक्स जो है उसको कम ले लो, आप कम करो, बहुत ज़्यादा ले रहे हो आप। ठीक है, मिलिट्री में बहुत ज़्यादा, आप आर्मी में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, पूरा पैसा उसमें जाता है, वो कम कर दो आप, बोला उन्होंने। ठीक है, और इरिगेशन के लिए यानी कि खेती बाड़ी को अच्छा करने के लिए उसमें भी लोगों को फंड मिलना चाहिए। ठीक है, दे डेवलप अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट रूल ऑफ ब्रिटिश रूल। तो कांग्रेस ने लोगों में ये अवेयरनेस भी फैलाया, लोगों के घर घर जाके या गांव गांव जाके उन्होंने लोगों को बोला कि जो ब्रिटिश रूल जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, लोगों को उस बारे में जागरूक किया कि आप लोग भी आगे आओ, उसके सामने आप लोग भी आवाज़ उठाओ, ये जो ब्रिटिश रूल जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में उन्होंने ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ उन्होंने छपाए। ठीक है, स्पीच, आर्टिकल्स उन्होंने लिखे, ये सब हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फ्रीडम इज़, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। फिर क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के में कुछ ऐसे लोग थे, जैसे कौन थे, बिपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, जिनको लाल बाल पाल बोलते हैं इन तीनों को। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो ये मॉडरेट जो है, ये जो हमारा डिमांड जो है, जो ये काफ़ी नहीं है। सिर्फ खाली डिमांड करने से, रिक्वेस्ट करने से अंग्रेज़ जो है वो मानने वाले नहीं हैं। हमें कुछ जो है हमारे मेथड्स में चेंजेस लाना चाहिए, हमें फोर्स यूज़ करना चाहिए, जिसको बोलते हैं रेडिकल्स, यानी कि उनको एक्सट्रीमिस्ट भी बोलते हैं। किनको, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं, रेडिकल्स भी बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी बोलते थे, क्योंकि ये लोग इस बात पे बिलीव करते थे, फोर्स पे, हमें फोर्स यूज़ करना चाहिए। हम डिमांड करके, हम रिक्वेस्ट करके, एप्लीकेशन दे के ब्रिटिशर्स जो है हमारे बात को मानने वाला नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हम फोर्स यूज़ हो, जिससे वो लोग मजबूर हो जाए करने पे।
ठीक है। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, लोग जो है ऐसे डिमांड्स के लिए लड़ना नहीं चाहिए, लोग जो है स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। स्वराज यानी कि आज़ादी होता है, ठीक है। तिलक ने अपना मशहूर पॉपुलर स्लोगन दिया, कौन सा, फ्रीडम इज़ माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। किसने दिया ये, हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा स्लोगन दिया, फ्रीडम इज़ माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, जो आज़ादी जो है ये मेरा पैदाइशी हक है और मैं उसको लेके रहूँगा, ठीक है, ये मतलब है। फिर क्या हुआ, 1905 में एक काम हुआ जो ब्रिटिशर्स ने किया। वो क्या किया, उन्होंने बंगाल को उन्होंने डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिया, यानी कि, ठीक है, पार्टीशन मतलब अलग कर देना, डिवाइड कर देना पार्ट्स में, ठीक है। उन्होंने बोला कि, किसने किया, एक इंसान था, वाइस रॉय था, जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, डेट आप याद रखेंगे और इस इंसान का नाम याद रखेंगे, ठीक है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को, बंगाल एक जगह का नाम है इंडिया का, उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिया। उसने ये बोला, लॉर्ड कर्जन ने ये बोला कि जो ये बंगाल जो है बहुत बड़ा जगह है, तो इतने बड़े जगह को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से संभालने के लिए हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। उसने ये रीज़न बताया, मगर ये रीज़न जो है, जो लॉर्ड कर्जन ने बोला, वो सही नहीं था। बंगाल जो है बहुत बड़ा जगह था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि बंगाल को हम डिवाइड करेंगे ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल करके, ठीक है। जो ये ईस्ट, मान लो ये ईस्ट बंगाल है और ये वेस्ट बंगाल है, तो क्या था कि जो ईस्ट बंगाल में ज़्यादा मुस्लिम थे, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में कौन थे, ज़्यादा हिंदू थे। तो उसका मेन मकसद ब्रिटिशर का था डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो, अलग करो, फिर रूल करो, ठीक है, ये मेन मकसद था। उन्होंने बोला तो था कि ये बंगाल जो है बहुत बड़ी जगह है, हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, मगर उनका असली मकसद था डिवाइड एंड रूल। उन्होंने बोला कि बंगाल बड़ी जगह है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में हम डिवाइड कर रहे हैं, फिर हम अच्छे से उसको संभालेंगे। मगर क्या था, ईस्ट बंगाल में ज़्यादा मुस्लिम थे, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा हिंदू थे, उनका असली मकसद था डिवाइड एंड रूल करना, ठीक है। फिर लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए, ये कौन होते हैं बंगाल को अलग करने वाले, हम एक हैं, हम एक ही स्टेट है, हम अभी बहुत पुराने ज़माने से हम एक ही स्टेट करके हम ऐसे रहते आ रहे हैं, अब हम अलग नहीं होंगे, ये कौन होते हैं हमें अलग करने वाले, डिवाइड करने वाले। तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, लोगों ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, ठीक है, ज़्यादातर वो बंगाल में था, और उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट चलाया था वो था स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ एक मूवमेंट चलाया था, वो था स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। और ये मूवमेंट जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ था, ठीक है। अब लोगों को बोला कि ब्रिटिश रूल को हमें क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। इसमें ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है, ये सारे कांग्रेस के सारे लोग जो है इसमें इंक्लूड हो गए, इस मूवमेंट में सब ने साथ दिया। बोला कि हम ब्रिटिश रूल को हमें अपोज करना चाहिए, और सेल्फ हेल्प यानी कि ख़ुद अपनी हेल्प करना, मदद करना। लोगों को बोला कि जो ब्रिटिश का जो इंस्टीट्यूशंस है जो है उसको बॉयकॉट कर दो, या जो ब्रिटिश से जो चीज़ें आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, उसको मत खरीदो, उसको भी बॉयकॉट करो आप लोग, लोगों को ये बोला, ठीक है। फिर उन्होंने बोला अपना जो भी हो, अपना सारा कुछ अपना यूज़ करो, अपने देश से जो मिलता है वो यूज़ करो, ठीक है। तो उसी टाइम जब 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड हुआ, कहाँ पे, ढाका में, 1906 में,
ठीक है। और जो है मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम लीग ने क्या किया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, किसका, मुस्लिम्स का, ठीक है। तो कब फॉर्म हुआ, 1906 में फॉर्म हुआ ढाका में, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को उन्होंने सपोर्ट किया, समझ में आया। तो उनको ये लगा कि ये मुस्लिम्स जो है, हमारा पॉपुलेशन तो बहुत कम है, तो क्या हो सकता है, हमारे लिए ख़तरा है, चलो हमारे लिए एक मौका है, चलो हम इसको पार्टीशन ऑफ बंगाल को साथ देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो मुस्लिम ने बोला कि हमें हमें इलेक्शन करने का जो है, हमारे मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए अलग से हमें हक मिलना चाहिए, है ना। हम अलग से वोट देंगे, तो हमारे लिए सीट जो है अलग से रिज़र्व होना चाहिए। अब क्या हुआ, जो अंग्रेज़ जो है उनकी डिमांड को जल्दी से मान गए, उनको पता था कि मतलब ऐसे ही डिवाइड तो उनका मेन मकसद था, है ना। तो क्या किया ब्रिटिशर्स ने, क्या किया, कुछ सीट्स जो है कौंसल में मुस्लिम्स के लिए भी उन्होंने रिज़र्व करके रखा, हाँ ये मुस्लिम के लिए है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। कांग्रेस स्प्लिट मतलब अलग होना, कांग्रेस जो है अलग हो गए 1907 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अलग हो गए, ठीक है। मॉडरेट ने बोला कि जो मॉडरेट्स लीडर थे, उन्होंने बोला कि आप लोग ज़्यादा फोर्स यूज़ कर रहे हो, आप लोग बोल रहे हैं बॉयकॉट कर दो, ये यूज़ मत करो ब्रिटिश को, ऐसा एकदम से नहीं हो सकते। तो वो डिवाइड हो गए, अलग हो गए, स्प्लिट हो गए 1907 में। फिर दो ग्रुप जो है फिर से रीयूनाइट हो गए, फिर से एक हो गए, कब, 1915 में। आप लोग डेट याद रखेंगे, कांग्रेस स्प्लिट कब हुआ था, 1907 में, रीयूनाइट कब हुआ था, 1915 में, राइट, 1915 में फिर से एक हो गए, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, अब जो है मास नेशनलिज्म मतलब नेशन मतलब अपने देश का, ठीक है, वंस ओन नेशन। अब जो है नेशनलिज्म जो है पूरा मास नेशनलिज्म बन गया। स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बिकेम मास मूवमेंट, अब लोगों का मूवमेंट बन रहा था, धीरे धीरे करके हर जगह फैल रहे थे, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक है, जिसमें पीजेंट्स थे, ट्राइबल्स थे, स्टूडेंट्स थे, वुमेन्स थे, फैक्ट्री का वर्कर्स थे, इवन कि कुछ बिजनेसमैन भी थे, बिजनेसमैन जो है वो भी थे, जो क्या कर रहे थे, अब ब्रिटिश से के मूवमेंट में, ब्रिटिश के खिलाफ अगेंस्ट मूवमेंट में क्या हो रहे थे, इन्वॉल्व हो रहे थे। अब धीरे धीरे करके मास यानी कि लोगों का, सारे लोगों का मूवमेंट बन रहा था, ठीक है। पहले जो है इतना नहीं होता था, कुछ इलाकों में, जगहों पे होता था, ठीक है। अब क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक हो, है, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसकी वजह से इंडिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन में चेंज आ गया, बदलाव आ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया में तो नहीं हुआ था, यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ था, मगर उसकी वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बदल रहे थे। अब वो किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसकी वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ, डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो आर्मी के लिए जो एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो गए, है ना, खर्च ज़्यादा होने लगे। आप उसकी वजह से टैक्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे थे, टैक्स जो है बढ़ा रहे थे, मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। अब ज़्यादा होंगे तो प्राइस जो चीज़ों का, सामान का, चीज़ों का जो प्राइस जो है वो बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से कॉमन लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, ठीक है। वो लोग सफ़र हो रहे थे, मगर इंडिया का जो बिजनेस ग्रुप जो है उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला।
तरीके से उनका बिजनेस जो है वो इंक्रीज हो गए, इंडस्ट्रीज़ जो है उनका फैल गए। इससे पहले वाले कुछ चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि जो है ना, आपको याद होगा जैसे कि टेक्सटाइल हो गया हो, या जैसे कि स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, वो तब एक्सपेंड हुआ था जब कब जब बाहर से, यानी कि बाहर से इंडिया में सामान आना बंद हुए थे, तब इंडिया के जो इंडस्ट्रीज़ जो है वो एक्सपेंड हुए थे, है ना। तो वही हुआ था, वहाँ से विदेशों से इधर इंडिया में सामान नहीं आ रहे थे, चीज़ें नहीं आ रहे थे, तो उससे क्या हुआ, जो इंडिया का जो इंडस्ट्रीज़ जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड हो गए, फैल गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, जो वॉर का डिमांड होते थे चीज़ों, वार में जो जंग में जो चीज़ों के सामान की जो डिमांड होते थे वो इंक्रीज़ हो गए, है ना, वो पूरा कर रहे थे, ये सब हो रहा था। फिर उसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ, आर्मी का डिमांड हो रहा था, आर्मी सोल्जर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, हर गांव से लोगों को गांव से लोगों को आर्मी में भर्ती करने लगे। थोड़ा सा बस ट्रेनिंग दिया, गोली कैसे चलाना है, बस थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया, फिर बस ले जाते थे यूरोप में, वहाँ कंट्रीज़ में, विदेशों में लड़ाई के लिए। ठीक है, गांव से जो है मेंस को, लोगों को, यानी कि मर्दों को आर्मी में भर्ती करते थे और वहाँ लड़ाई के लिए उनको ले जाने लगे बाहर। ठीक है, अब जब जंग ख़त्म होने के बाद जब वो लोग वापस आए तो अलग आइडियाज़ के साथ वापस आए। उनको भी ये, अब वो भी ये चाहते थे कि अब ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म होए। बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसे लड़ाई हो रहे, जंग हो रहे, लोग अपोज कर रहे, लोग किसी के अंडर नहीं रहना चाहते हैं, अपोज कर रहे, तो हम क्यों ना करें, इंडियंस क्यों ना करें। लोग जब वापस आए, आर्मी जब वापस आए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में जब वापस आए, तो वो लोग नए आइडियाज़ के साथ आए। उनके मन में भी अब ये डिज़ायर, यानी कि ये इच्छा होने लगे कि हमें भी ये जो ब्रिटिश रूल को जो है उसको अपोज करना चाहिए, उसके खिलाफ करना चाहिए, होना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, ये आइडियाज़ उनके साथ वो लोग वापस आने लगे। फिर उसके बाद आता है एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। इंडिया के मूवमेंट, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में कौन आते हैं, महात्मा गांधी जी आते हैं। ठीक है, वो कब आए थे, 1915 में, सॉरी। ठीक है, गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से अपने पढ़ाई ख़त्म करके 1915 में इंडिया में आए। ठीक है, याद रखो आप लोग ये डेट। His earliest were local movements in चंपारण, खेदा, अहमदाबाद। वो जो जब गांधी जी वापस वहाँ पे भी, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व की, जो वहाँ पे सफ़र कर रहे थे लोग, उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व की। तो ऑलरेडी बहुत सारे इंडियंस के लोगों को, या चाहे हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, पारसीस हो, बहुत सारे लोगों को गांधी जी के बारे में पता था, पॉपुलर थे, वो ऑलरेडी पॉपुलर थे, इंडिया में आने से पहले वो ऑलरेडी पॉपुलर थे, क्योंकि वो उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व किए, दूर किए। तो जब वो आए तो एक साल तो उन्होंने पूरा ये लगाया, वो गांव गए, लोगों के बारे में देखा, लोग किस हालात में है, उनके कंडीशन क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, पूरा एक साल उन्होंने लगाया कि ये सब पूरा वंडरिंग किया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो गए, देखा लोग क्या क्या कैसे कैसे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो उनके कुछ अर्लीस्ट जो उनका जो इंटरवेंशन है, जो क्या है, चंपारण है, खेदा है, अहमदाबाद है। अहमदाबाद में उन्होंने ये फैक्ट्री मिल वर्कर्स के स्ट्राइक में उन्होंने साथ दिया। ठीक है, इस तरह से वो धीरे धीरे करके उन्होंने फिर जो है बाकी मूवमेंट्स में उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किए, किसने, महात्मा गांधी ने। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो मूवमेंट्स हुए कब, 1919 से लेके 1922 तक क्या क्या मूवमेंट्स हुए, क्या क्या स्ट्रगल हुए, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कौन होंगे, महात्मा गांधी जी होंगे। ठीक है, 1919 से लेके 1922 तक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही, थैंक यू।